दोस्तों, यूपीपीसीएस का सिलेबस देख के ज्यादातर एस्पिरेंट्स या तो कंफ्यूज या तो डर जाते हैं। लेकिन सच क्या है? आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिलेबस को कितना इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हर कोई आपको बताता है कि सिलेबस को पढ़ना है, पीवाईक्यू को देखना है, लेकिन कैसे पढ़ना है, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसका सीरीज क्या होना चाहिए, लॉजिक क्या रहनी चाहिए, आज इसी वीडियो में हम बात भी करेंगे। साथ में प्रीलिम्स और मेंस की एक इंटीग्रेटेड अप्रोच पे कैसे चलेंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आज आपके सामने एक पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके आया हूँ, वो आपको बताऊंगा। कहाँ पे आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो सिलेबस को लेके या सब्जेक्ट को लेके, ये बताऊंगा। और कौन कौन से सब्जेक्ट के सिलेबस प्री और मेंस में सेम मिलेंगे और जिसकी हाई प्रायोरिटी होती है वो भी मैं आपके सामने टेबल पूरा प्रेजेंट किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों यूपीएससी और प्रीलिम्स के जो यूपीपीसीएस और प्रीलिम्स और मेंस के अब इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना चाहिए। देखिए, अक्टूबर जैसे ही आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स खत्म हुआ तो अब पूरा मेंस पे आपका फोकस होना चाहिए था, मगर हमने किया नहीं। तो अब जो टाइम है वो यहाँ पे जो सबसे पहला टाइम आपका ये रहेगा कि अब आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों को इंटीग्रेटेड अप्रोच में चलना पड़ेगा। लेकिन कैसे चलना पड़ेगा कि हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ज्योग्राफी जिसका वेटेज ज्यादा होता है, प्री में भी होता है, मेंस में भी होता है। पॉलिटी है जिसका भी वेटेज ज्यादा ही होता है। और इसी के साथ में इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट साइंस है, ये एक तरफ है। तो ये तीन जो मैंने गोले बनाए हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रीलिम्स प्रिपरेशन और मेंस की डीपनिंग देखनी है और टॉपिक इंटरलिंकिंग कहाँ कहाँ हो रही है इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। अब इसी के साथ में प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, मेंस की कैसे करेंगे और टॉपिक वाइज क्या क्या प्रिपेयर करना है ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। करंट अफेयर का वेटेज, जैसे कि आप जानते हो कि सबसे ज्यादा करंट अफेयर का वेटेज अब रहता है, चाहे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स हो या मेंस हो। और ये करंट अफेयर के पढ़ने के लिए सिर्फ दो बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली क्या है? तो सबसे पहली बुक है, या तो आप मंथली मैगजीन प्रीलिम्स के हिसाब से हिंदी मीडियम से हो तो क्रॉनिकल आती है, और इंग्लिश मीडियम से हो तो आप घटा चक्र की आती है। मंथली मैगजीन फ्री में मिलती है शायद, तो उनके ऐप पे आप जाके देख सकते हो। अगर आपको दोनों से बचना है तो हमारी खुद की मैगजीन आती है प्रहार, उसको आप ले सकते हो। अब ये तो प्री का मैंने बताया। मेंस के लिए क्या है? विजन आईएएस की आती है, बेस्ट बुक है। अगर आपको ये नहीं लेना तो सेम चीज है, फिर से प्रहार मैगजीन आ रही है, वो सेम है, मेंस के लिए भी अच्छी है। तो आप यहाँ से पूरा कर सकते हो। अब देखिए, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो होता है यहाँ के सिलेबस को लेकर। आप प्री तो हमेशा सब जन जानते हैं कि प्री के लिए जाएंगे मार्केट से घट्टा चक्र लेके आएंगे, वो पढ़ लेंगे, उनको लगेगा निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेंस सबसे बड़ा रोल करता है। जब तक मेंस नहीं पढ़ोगे प्री तो कभी नहीं निकलने वाला। वो जो आपको आके कुछ लोग जो बता देते हैं ना कि प्री तो पास होंगे नहीं तो मेंस के लिए कैसे पढ़ेंगे, भाई वो सिर्फ और सिर्फ अपना धंधा चलाने के लिए। सबको पता है कि मेंस के बारे में कोई ज्यादा पूछेगा नहीं, प्री के बारे में ज्यादातर लोग पूछेंगे। एक लॉजिक से बताता हूँ, यूपीएससी का जो हाल है, 15 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। उस 15 लाख के 15 लाख लोगों को अगर 300 रुपए में भी कोई बैच देगा प्रीलिम्स का तो वो लेना पसंद करेंगे। तो सामने वाला 300 रुपए में बैच के सिर्फ वो अपना पैसा कमा रहा है, और वो 15 लाख के 15 लाख लोग अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो वो मूर्ख है। सेम चीज यूपीपीसीएस में भी है। 6 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। इस 6 लाख लोग में से फॉर्म भरने में से नहीं तो नहीं एक क्लासेस वाला अगर 800 रुपया भी फीस रखता है, टेस्ट दे रहा है, सिर्फ टेस्ट दे रहा है वो, और कुछ नहीं दे रहा है आपको, सिर्फ टेस्ट देगा या तो कुछ लेक्चर दे देगा बस। और उस 6 लाख में से अगर 2 लाख लोगों को भी उसने कर दिया तो आप सोच रहे हो। तो ये पूरा ब्लैक मार्केट चल रहा है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी भी समझा रहा हूं आपको, मेंस सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे अभी भी रखिए। अभी भी टाइम कुछ ज्यादा खराब नहीं हुआ है, मगर आप मेंस को इग्नोर करके ये सोच रहे हो कि ये एग्जाम निकल जाएगा, पहले हम प्री ही निकाल ले तो मेरा बहुत है। तो और एक साल है, वेट करिए और एक साल में टाइम दीजिए। सिलेबस बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, समझ ही नहीं आया। जीएस 1 2 3 4 5 6 करके दे दिया है, एक एक सिलेबस का एक एक पॉइंट है। अब इसके लिए बुक कौन सी ले, कोई अलग अलग बुक बताएगा। तो मैं सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया, आप जाके देखिए। सिलेबस की एक एक बुक को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। जीएस 1 में एक एक सब्जेक्ट को क्या होनी चाहिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्या होनी चाहिए, सोसाइटी के लिए कौन सी एनसीईआरटी लगी, फिर उसके बाद कौन सी बुक होगी, वैल्यू एडिशन, ये सब चीजें मैंने अच्छे से बताया। हमने कोई प्रायोरिटी ऑर्डर सर्टे नहीं किया। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगर किसी ने सिलेबस बनाया होगा तो उसको पता है कि जीएस 1 क्या है, जीएस 2 क्या है, और उसने सीरीज दी है। अब इस सीरीज को समझने का एक तरीका कैसा है कि फॉर एग्जांपल के लिए कि पहला पॉइंट है कल्चर के ऊपर लेके, है ना, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से लेके है। अब आप पहले एंशिएंट हिस्ट्री समझोगे तभी तो उसके बाद आपको वर्ल्ड हिस्ट्री समझ में आएगी। जब आपको हिस्ट्री दोनों समझ में आ जाएगी फिर जाके ही आपको सोसाइटी समझ में आएगी। जब आपको सोसाइटी समझ में आएगी तब जाके आपको पॉलिटी समझ में आएगी। जब पॉलिटी समझ में आएगी तब जाके आपको गवर्नेंस समझ में आएगा। जब जाके गवर्नेंस समझ में आएगा
फिर उसके बाद आप सोसाइटी के जो सोशल सिक्योरिटी है उसे समझ पाओगे, फिर सिक्योरिटी को समझ पाओगे। जब आपने इतनी सारी चीजें समझ ली, फिर आप आईआर समझ जाओगे, इंटरनेशनल रिलेशन। जब ये सब चीजें समझने लग गए तो अब आपने एक सोसाइटी को समझा, अब आप जाके पूरे बड़े से इन्वायरमेंट को समझोगे, तो अब इन्वायरमेंट को समझने लगोगे। अब इन्वायरमेंट को समझा तो इन्वायरमेंट को सिक्योरिटी देने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट समझोगे। अब आपने इतनी सारी चीजें समझ तो ली, अब ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद आता है कि अब ये सब चीज को इम्प्लीमेंट करना है आपके एथिक्स के नॉलेज पे, तो आपका आता है GS4, ये होता है इथिक्स। अब आप इथिक्स की अंडरस्टैंडिंग से आप ये सब चीजें समझोगे, है ना। अब ये सब चीजें समझ ले तो अब आप एक स्टेट का स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हो, तो इसके लिए जो GS5 है और 6 है, ये सब में ये चीजें इंक्लूड हो जाएगी। बस यूपी स्पेशल चीजें, बस कुछ चीजें इंक्लूड होगी, वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो इतनी सी बस छोटी सी चीजें जो आपको समझनी है। प्रीलिम्स और मेंस के ओवरलैप के टॉपिक्स होते हैं, जिसके बारे में अभी हम बात भी करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा अभी मैंने जो सीरीज समझाई है, प्लीज नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे जाके उसको समझिए। ये एक पूरी सीरीज है। क्यों GS1 2 3 4 5 6 हुआ, वरना तो एक साथ में पूरा सिलेबस एक पेज में दे सकते थे ना, नहीं दिया। उसको GS1 2 3 4 में बांटा गया, तो उसके पीछे कोई रीजन ही होगा। एक एग्जामिनर के माइंडसेट से सोचिए, ना कि अपने माइंडसेट से सोचिए। ओके, अब PYQ का ऐसा हो जाता है कि मतलब मैं ये अभी सिलेबस बताने आता, मगर सिलेबस और PYQ को मैच करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यूजुअली होता क्या है कि जब भी हम UPSC के पहले क्वेश्चन, जो GS पेपर 1 का पहला क्वेश्चन देखोगे, वो सिलेबस के पहले पॉइंट से मैच होगा, दूसरा क्वेश्चन दूसरे पॉइंट से मैच होगा, तीसरा क्वेश्चन, ऐसे हर एक क्वेश्चन एक पॉइंट से मैच होता है। अब जो पॉइंट मिस होता है वो पॉइंट हो सकता है कि अगले साल UPSC पूछे या UPPCS पूछे, इस तरीके से पूरा पैटर्न चलता है। हो सकता है ये पैटर्न सुन के कुछ लोगों को समझ में आए, कुछ लोगों को नहीं भी समझ में आएगा। मैं बहुत सिंपल तरीका समझा रहा हूं कि आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, उस क्वेश्चन पेपर को PYQ के सामने रखिए, पहला क्वेश्चन देखिए और सिलेबस का पॉइंट देखिए, क्रॉस चेक करिए कि दोनों चीजें कैसे मैच हो रही है। एक एक सिलेबस को ऐसे देखते हुए जाइए, एक एक क्वेश्चन को ऐसे मैच करते हुए जाइए। 4 से 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते में आप आराम से समझ सकते हो इस चीजों को, तब आपको समझ में आए। इन सब चीजों का निचोड़ निकाल के मैंने आपके सामने ये लाया, लेकिन आप ये जाके करिए, ये तो मेरी मेहनत है जो मैंने आपको दिखा दिया, है ना। अब देखिए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक्स है, जो आप अपने प्रीलिम्स में पढ़ोगे, मगर मेंस में तो हिस्टोरिकल अपराइजिंग पढ़ोगे, फिर उसके बाद अमेंडमेंट पढ़ोगे, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, और ये प्री में भी पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत है उसके चैप्टर है स्टार्टिंग के 3। अब यहां से क्वेश्चन ज्यादा कर प्री में भी आ रहे हैं, मेंस में भी आ रहे हैं। सेम चीज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, डेवलपमेंट ऑफ पावर है, हाई। लेकिन अब मीडियम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यूनियन स्टेट फंक्शन है, राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज है, ये भी ज्यादा कर पूछा ही जाता है। ऐसी सेम चीजें हिस्ट्री में देख लीजिए, इंडस वैली है, वैदिक सिविलाइजेशन है, ये आपको ज्यादा कर प्रीलिम्स में पूछा जाता है। अब वही चीज आप जैसे ही मेंस में आता है, यहाँ पे सैलिएंट फीचर्स पूछा, उसके फीचर्स पे आ रहे हैं, किसके कौन कौन से फीचर है, आपको आर्ट के बताने हैं, लिटरेचर के बताने हैं, आर्किटेक्चर के बताने हैं, और उसका एक कनेक्शन बताना है कि एंशिएंट टू मॉडर्न कैसी एक ट्रांसफॉर्म होते हुए आया। साथ ही में आपको फिर मिडिवल हिस्ट्री में भी देखना है, यहाँ पे मुगल सल्तनत के बारे में सबसे ज्यादा बात की जाती है, और हम हिस्ट्री के जो इंडियन कल्चर और सोसाइटी है इसके ऊपर सबसे ज्यादा बात करते हैं एज ए मीन्स में। तो ये आपकी प्रायोरिटी है। अब यहाँ पे जितने भी वेरी हाई लिखे हैं, अब इनको हाईलाइट करके सबसे पहला इन चीजों के ऊपर फोकस करिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के वजह, कॉलोनियल फ्रीडम स्ट्रगल, ये सब हमने पढ़ा, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, फिर स्टेज ऑफ कंट्रीब्यूशन है, ये मेंस का सिलेबस है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए सेम चीज है, सॉरी, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सैलिएंट फीचर, फिजिकल ज्योग्राफी अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, ग्लेशियर है, इनको कनेक्ट करिए। फिर ज्योग्राफी में रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है, तो नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वाटर है, फॉरेस्ट है, सॉइल्स है, इनके ऊपर फोकस करिए। फिर पॉपुलेशन और माइग्रेशन के ऊपर है, पॉपुलेशन पैटर्न क्या चल रहा है, स्मार्ट सिटीज क्या है, डेवलपमेंट इंडाइसेस क्या है, ये सब चीज के ऊपर देखिए। बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आते हैं प्रीलिम्स में, अब तो 1-2 आने लगे, पहले तो थोड़ा भी नहीं आता था, अब थोड़े बहुत आने लगे, हो सकता है मे बी नेक्स्ट ईयर आने के ज्यादा चांसेस हो। अच्छा, सबसे जो इंपॉर्टेंट मुझे जो चैप्टर लगता है एज ए UPPCS के मेंस के पर्सपेक्टिव से, वो है एग्रीकल्चर, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। भर भर के क्वेश्चन पूछता है UPPCS, बिलीव में, एग्रीकल्चर हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गया, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिलेबस को समझने का मैंने एक इजी तरीका यहाँ पे आपको दिखाया है ना, कि आप कैसे एक एक चीजों को, टॉपिक को यहाँ पे कनेक्ट करके पढ़ सकते हो।
जिनको लगता होगा कि अब फिर से प्रीलिम्स नहीं निकला है तो अब मैं क्या करूं आगे, तो ये एक अप्रोच है जिसमें आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की स्टडी साथ में कर सकते हो। अगर आपको ये भी करने में तकलीफ हो रही है, मैंने हर एक टॉपिक वाइज, हर एक सिलेबस के एक टॉपिक वाइज को ब्रेक करके मैंने अपने खुद के नोट्स को इंक्लूड करके यहाँ पे हमारा बैच है। एक है दक्ष, दूसरा है हमारा प्रवीण बैच। प्रवीण में प्री और मेंस दोनों है, दक्ष में पूरा मेंस इंक्लूड किया गया, आपके हिंदी जीएस सब सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया, बहुत डिटेल में आपको बताया भी है इसमें। तो मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज आके बैच ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा फीस भी नहीं है, आराम से आप अफोर्ड कर सकते हो। और मेंस का स्पेसिफिकली मैं ये बताऊं, मेंस के लिए तो अभी सबसे ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे आपको एक टेक्निक बताई है कि सिलेबस को इस तरीके से एनालाइज करना है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत छोटा छोटा बता दिया, देखिए मैं अगर पूरा बताने लगूंगा ना तो ये लेक्चर 2 से 3 घंटे का हो जाएगा। तो मैंने ये टेबल आपके सामने दे दिया है, बहुत इजीली बता के समझा के भी। तो प्लीज प्लीज इस टेबल को लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको ये अवेलेबल करवा दूंगा, कल तक मिल जाएगा। तो इसको लीजिए और अपनी तरफ से देखिए, और जब भी आप एक टॉपिक भी खत्म करते हो तो उसको ऐसे टिक करते हुए जाइए, जैसे जैसे टॉपिक खत्म होते जाएगा वैसे वैसे इसको टिक करते हुए जाइएगा, तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। ये चीजें आपको कोई नहीं बता रहा है, कोई भी नहीं बता रहा, ना बता पाएगा भी, ठीक है। तो मैंने इतनी मेहनत करके आपके लिए लाया हूँ, तो बस आपसे इतना सपोर्ट चाहता हूँ कि इस वीडियो पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बहुत मदद मिलती है हमें भी और मोटिवेशन भी मिलता है इसी के साथ में। प्लीज करिए यार, प्री और मेंस तो प्लीज पढ़िए, है ना दोस्तों। अगर आपको कोई तब भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश ये पूरी करता हूँ कि मैं अपने कमेंट को जितना हो सके उतना इजीली आंसर दे सकूं, ठीक है दोस्तों। प्लीज 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 इसको पढ़िए, मेंस और प्री को पढ़िए, ना कि सिर्फ प्री को पढ़िए। घटना चक्र पढ़ने से नहीं निकलता, तो घटना चक्र खेलना बंद कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों, जय हिंद।